Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट का जो रिपीट एग्जाम हुआ था अगस्त में उसके क्वेश्चन पेपर को, जहां पर हम सिर्फ फोरेंसिक साइंस वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत डिटेल में होंगे, बहुत डीप एनालिसिस होगी, जैसे कि आप सभी की डिमांड आ रही थी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने की। तो ये सारे ही क्वेश्चंस उसी पैटर्न पर बेस्ड हैं बेसिकली, और इनका जो एक्सप्लेनेशन है वो उतना ही डिटेल में होगा, ताकि आपके जो फर्दर एग्जाम्स होंगे नेट के उसमें आपको जितना हो सकता है आप उतने प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस करी होगी, यूजीसी नेट के जितने भी पेपर्स आते हैं उसमें कहीं ना कहीं हर साल जितने भी पेपर होते हैं उसमें पिछले पेपर से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिंक आपको मिल जाता है। इसलिए जब भी आप यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन जो रहता है उसमें जितने भी ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें जितना डिटेल में आप निकाल सकते हो एक क्वेश्चन से, उतना आप मैक्सिमम कोशिश करिए कि आप उतना निकालते हुए पढ़ते हुए आराम से चलिए। इस तरह से अगर आप अपनी तैयारी करते हुए चलेंगे तो आपके लिए नेट का पेपर निकालना मतलब बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक वीडियो और आना था आपके लिए, जहाँ पर मैंने एक फॉर्म आपको भेजा था और उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस थे, उनके सॉल्यूशन आपको बेसिकली देने हैं। तो वो वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, क्योंकि मेरे पास भी उतना टाइम नहीं होता है, तो जितना होता है मैं उस अकॉर्डिंग ही सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को जल्दी से सभी के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि सबको पता चल जाए कि जो अगस्त का पेपर था उसकी एनालिसिस चैनल पर आ गई है। ठीक है। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे, और ये जो बेसिकली पेपर है आपका, इसमें आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने, अ प्रिंट मेड बाय पासिंग लाइट थ्रू द नेगेटिव जनरली ऑन टू फोटोग्राफिक पेपर इज नोन एज। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपके पेपर का। पूछा गया था, प्रिंट जो बनाया गया है नेगेटिव से लाइट को पास करके एक फोटोग्राफिक पेपर पे, तो जो फोटोग्राफिक पेपर पे हमको जो इमेज मिल रही है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे फोटोग्राफ पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों कहेंगे? जो नेगेटिव होता है आपने देखा होगा कि वो ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्म में होता है, उस पे जब आप लाइट पास करते हो तो वो जो इमेज रहती है वो फोटोग्राफिक पेपर पे इम्प्रिंट हो जाती है एज इट इज, जैसा चाहो आप वैसा। तो जो इम्प्रेशन क्रिएट होता है वो उस निगेटिव का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं फोटोग्राफ पॉजिटिव। बाकी यहाँ पर कुछ और चीजें, डिजिटल फोटोग्राफ क्या मतलब होता है? एक तरह की फोटोग्राफ जो कि डिजिटल कैमरा या फिर फोन वगैरह का यूज करते हुए लिया गया है, जहां पर जो इमेज कैप्चर हो रही है उसमें जो पिक्सल्स की सीरीज है वो डिजिटल डेटा है, एंड वो फिल्म का निगेटिव नहीं है। निगेटिव का मतलब होता है, जैसे आपने प्रीवियस टाइम में देखा होगा, अगर कभी बहुत पहले जो फोटोग्राफ्स थी वो पिक्सल्स के फॉर्मेट में नहीं होते थे, उनमें पहले फोटोग्राफ का नेगेटिव बनता था एंड उन नेगेटिव से ही एक पॉजिटिव फोटोग्राफ आपको मिलती थी। तो अब क्या है, ये जितनी भी फोटोज क्लिक होती है ये सारी डिजिटल फॉर्मेट में होती हैं। डिजिटल फॉर्मेट का मतलब होता है जो फोटोग्राफ्स होती हैं उनका क्रिएशन काफी सारे पिक्सल्स जब एक साथ आते हैं उनके कॉम्पोजिशन से होता है, जिसको हम डिजिटल डेटा बोलते हैं। फिर जहां भी पिक्सल्स की बात आएगी वो आपकी डिजिटल फोटोग्राफ से रिलेट करेगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है फोटोग्राफ निगेटिव। फोटोग्राफ निगेटिव क्या है? रिफर्स टू द ओरिजिनल फिल्म इमेज बिफोर इट्स प्रोसेस्ड इनटू अ पॉजिटिव प्रिंट। A negative is not the final print, but rather the intermediate step in traditional photographic process. तो एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफिक प्रोसेस की बात करें तो जब हमने फोटो क्लिक करी और जब हमारे पास वो एक इमेज के फॉर्मेट में हमारे सामने एक पेपर के ऊपर है, उस ड्यूरेशन में उसके जो सेंटर का पार्ट होता है, यानी कि यहाँ पर हमने फोटो क्लिक कर ली है और यहाँ पे हमारे पास फोटोग्राफ पेपर पे बनके तैयार है, इसके बीच का जो स्टेप होता है, यहाँ पर जो स्टेप होता है जहाँ पर हम फोटोग्राफ को आधा क्रिएट कर चुके होते हैं और आधा क्रिएट करना बाकी होता है, तो ये जो बीच का स्टेप होता है इस स्टेप को हम बोलते हैं फोटोग्राफ नेगेटिव, जो कि
एक आपका ब्लैक एंड व्हाइट के फॉर्म में रहता है, बेसिकली आपका ट्रांसपेरेंट एक कह सकते हैं कि एक शीट होती है, उसके ऊपर इम्प्रिंट होता है। उससे जब आप लाइट पास कराते हो तो जो इमेज रहती है वो एक फोटोग्राफिक पेपर के ऊपर एक तरह से पॉजिटिव फोटोग्राफ की तरह से उस पे इम्प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोटोग्राफ नेगेटिव। अब यहाँ पर फोटोग्राफ पॉजिटिव की बात करें तो ये करेक्ट टर्म होता है फाइनल प्रिंट का, मेड फ्रॉम अ फोटोग्राफ नेगेटिव। जो नेगेटिव से फाइनल आपको प्रिंट निकल कर आता है उसको हम फोटोग्राफ पॉजिटिव बोलते हैं। एंड इट इज द इमेज वी व्यू एंड डिस्प्ले, जहां पर लाइट पास होती है थ्रू द नेगेटिव onto photographic paper and is developed into a positive image। ठीक है, नेक्स्ट है फोटो माइक्रोग्राफ। तो फोटो माइक्रोग्राफ क्या होता है, ये जो टर्म है इट रिफर्स टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेन टिपिकली टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो जो फोटोग्राफ जो है बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट की अगर हम किसी माइक्रोस्कोप का यूज करते हुए फोटो ले रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे फोटो माइक्रोग्राफ। एंड इट इज नथिंग टू डू विद द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रिंट्स फ्रॉम नेगेटिव। से यहाँ पर प्रिंट जो नेगेटिव से हम बनाते हैं या उस तरह का कोई प्रोसेस नहीं है इसमें। इसमें बस जो माइक्रोस्कोप का यूज करते हुए हम फोटोग्राफ कैप्चर कर रहे हैं बहुत ही माइन्यूट या स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की, तो उसको हम बोल देंगे फोटो माइक्रोग्राफ। अभी यहाँ पर आगे चलते हैं और नेक्स्ट है आपका फोटोग्राफिक प्रोसेस, देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो सबसे पहले जो आपके पास जिस भी चीज का आपको कैप्चर करना है तो उसको आपको एक्सपोज करना होता है, तो उससे हमारे पास एक लेटेंट इमेज बन जाएगी। फिर इसके बाद में क्या होता है, इस लेटेंट इमेज की हमको डेवलपिंग करनी होती है, जहां पर जो आपका निगेटिव इमेज एक तरह से क्रिएट होती है फोटोग्राफ की। और उसके बाद में थर्ड स्टेप होता है आपका प्रिंटिंग का, जहां पर हम लाइट पास कराते हैं फोटोग्राफ निगेटिव से, तो हमारे पास पॉजिटिव फोटोग्राफ मिल जाता है। ठीक है, तो ये पूरी फोटोग्राफिक प्रोसेस होती है, बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पर समझाया है। बाकी फोटोग्राफिक प्रोसेस क्या है इसको बहुत डिटेल में हम अपने अपकमिंग वीडियोस में कवर कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल आइडेंटिफिकेशन यूजिंग कंबाइंड फिंगरप्रिंट एंड कोड सिस्टम, पुलिस फ्रॉम विच कंट्री अपार्ट फ्रॉम स्कॉटलैंड यार्ड वाज इन्वॉल्व्ड। तो ऐसा कौन सा हिस्टोरिकल केस है, बहुत ही पुराना केस है इंटरकॉन्टिनेंटल आइडेंटिफिकेशन का, जहां पर हमने फिंगरप्रिंट एंड कोड सिस्टम दोनों को कंबाइन करके ऐसी कौन सी कह सकते हैं पुलिस है कंट्री की, कौन सी कंट्री की पुलिस है जिसने स्कॉटलैंड यार्ड के साथ में मिलकर आपका इस तरह के केस को सॉल्व करा था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया पुलिस ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया पुलिस ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के साथ में मिलकर फिंगरप्रिंट एंड कोड सिस्टम का यूज करते हुए इंटरकॉन्टिनेंटल आइडेंटिफिकेशन किया हुआ था। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि फर्स्ट टाइम किस चीज का यूज हुआ था या फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था तो किसने किया था, क्या रहा था, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं केस स्टडी पर बेस्ड है। केस स्टडी से ही निकल के सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो केस स्टडीज थोड़ा पढ़ना, उनके बारे में जानना समझना थोड़ा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो विक्टोरिया पुलिस है वर एन अर्ली अडॉप्टर ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड फिंगरप्रिंट मेथड्स एंड देयर कोऑपरेशन हेल्प्ड फॉर्मलाइज the use of fingerprints in criminal identification in the early 1900s. They worked alongside Scotland Yard to establish an international fingerprint database and code system। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर when a molecule is placed in the magnetic field and as it is when one determines an NMR spectrum, its electrons are caused to circulate and while rotating, they generate a secondary magnetic field which are known as। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड लग रही है जहाँ पर NMR स्पेक्ट्रम यूज करा जा रहा है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं NMR स्पेक्ट्रम की वजह से सर्कुलेट कर रहे हैं और सर्कुलेट करते हुए सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज है जो कि अपना इम्पैक्ट डाल रही है, वो
मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए एक इंडक्शन क्रिएट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से थोड़ा बहुत लॉजिक लगाते हुए भी आप क्वेश्चन के आंसर्स तक पहुंच सकते हैं काफी आसानी से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो एनएमआर होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हम बोलते हैं, तो जब कोई भी मॉलिक्यूल इसमें रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मॉलिक्यूल के, स्पेसिफिकली जो उसकी आउटर शेल होती है, उसमें एक फोर्स लगता है ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, यानी कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इंड्यूस कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो, तो इसीलिए इसको हम नाम दे रहे हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पर इसी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं, सर्कुलेट करते हैं, जिसकी वजह से सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। तो ये जो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये होता कैसे, ये पूरी प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि सबसे पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई भी मॉलिक्यूल को एक्सपोज करा जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सराउंडिंग एरिया के एटॉमिक न्यूक्लियाई एक्सपीरियंस करते हैं एक फोर्स इस फील्ड की वजह से। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होता है, जैसे कि जब फोर्स लगा तो फोर्स की वजह से मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जो लेंज लॉ है ये कहता है जो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने लगते हैं, जो कि अपोज करता है चेंज इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फील्ड होती है क्रिटिकल होती है इन डिटरमाइनिंग द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द न्यूक्लियस एंड रिस्पॉन्सिबल होती है एनएमआर सिग्नल्स में शिफ्ट के लिए। तो यहाँ से आपके लिए एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एनएमआर सिग्नल में अगर शिफ्ट होनी है, चेंज करना है कुछ, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये चीज आप निकाल सकते हो। उसके अलावा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का भी थोड़ा सा है कि जो मैग्नीट्यूड एंड जो डायरेक्शन होती है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की, ये डिपेंड करेगी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के ऊपर। जो भी न्यूक्लियस है उसके आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने कम है, कितने ज्यादा है, कितना क्लोज है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो भी आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। जो एनएमआर होता है यहाँ पर जो केमिकल इन्वायरमेंट है न्यूक्लियाई का, यानी कि जो प्रोटॉन्स होते हैं या फिर जो कार्बन अवेलेबल हैं, यानी कि जैसे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बहुत पहले, जो एक एटम होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो कितना है, उनकी कैपेसिटी क्या है, वो कम है ज्यादा है। सो बेसिकली उनकी प्रेजेंस जो होती है वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करती है, कम या ज्यादा अगर मैग्नेटिक फील्ड हो रही है तो उसमें प्रोटॉन्स की जो प्रेजेंस है वो भी अपना इम्पैक्ट डालती है, जिसकी वजह से जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है उसमें भी शिफ्ट होता है ऑफ द न्यूक्लियाई एंड इसकी वजह से एनएमआर स्पेक्ट्रम हमको मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। और इस स्लाइड में, इस पर्टिकुलर स्लाइड में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ से फर्दर नेक्स्ट जो आपके नेट के पेपर होंगे वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि एक तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ये वाला एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट। जो एनएमआर सिग्नल में शिफ्ट होती है ये किस वजह से होती है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये आपका मैच द कॉलम का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चंस में से एक है ये भी। अब यहाँ पर प्रिसीजन यॉर्निंग प्रिसीजन टम्बलिंग यॉ एंड न्यूटेशन, इन सबको मैच कराना है कि ये क्या क्या है। ये सारे ही जितने भी टर्म्स हैं ऑलरेडी मैं सेपरेट वीडियोस में करवा चुकी हूँ फोरेंसिक बैलिस्टिक्स में। तो अगर आप लोग वीडियोस देख के गए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से आप कर पाए होंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं मैच किस तरह से करना है। तो सबसे पहले बोल रहा है रोटेशन होगा इन स्मॉल सर्कल्स, जो कि एक रोजेट पैटर्न फॉर्म करता है। तो रोजेट पैटर्न यानी कि जो न्यूटेशन वाला फिनोमेना होता है, यहाँ पर रोजेट पैटर्न क्रिएट होता है और यहाँ पर जो रोटेशन होता है वो सर्कुलर फॉर्मेट में होता है।
तो ए की पेयरिंग आपकी हो गई 4 के साथ में। अब ये एक ही में दे रखा है आपको ऑप्शन नंबर 4, तो इस तरह से बहुत आराम से आप जो आंसर है वहां तक पहुंच सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो चारों में से कोई भी एक अगर आप फाइंड आउट कर पा रहे हो तो भी आप क्वेश्चन के आंसर तक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि सब में आप देख रहे हो सारे सारे में सारे ऑप्शंस हैं, तो हर की पेयरिंग एक ही के साथ में है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन के आंसर तक बहुत आराम से पहुंच सकते हो। बी में देख लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है वॉबलिंग और सर्कुलर योनिंग इन अ स्पाइरल फैशन अराउंड द सेंटर ऑफ मास। तो जो सर्कुलर यॉनिंग होती है या फिर वॉबलिंग होती है एक स्पाइरल फैशन में सेंटर ऑफ मास के अराउंड, तो ये आपका प्रेसिजन कहलाता है। तो बी की पेयरिंग हो गई 1 के साथ में। इसके बाद में सी में कह रहा है फॉरवर्ड रोटेशन होना अराउंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बुलेट। जो बुलेट है उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके अराउंड फॉरवर्ड रोटेशन होना ये कहलाता है आपका टम्बलिंग। तो सी की पेयरिंग हो गई 2 के साथ में। फिर कह रहे हैं डेविएशन ऑफ अ बुलेट इन इट्स लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन ऑफ फ्लाइट। तो ये बहुत ही इजी है, ये आपका यॉर्निंग कहलाता है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन के आंसर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। बाकी यहाँ पर जो अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है फिर भी जो यॉर्निंग है इसके बारे में तो सभी को पता होगा, क्योंकि यॉर्निंग तो बहुत बार आपको देखने को मिलता ही मिलता है, तो ये तो सभी को पता होगा। तो अगर आप देख रहे हो कि डी की पेयरिंग 3 के साथ में और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 में, तो इस तरह से भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर प्रिसीजन वॉबलिंग टम्बलिंग यॉर्निंग न्यूटेशन जो भी है सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन का ही चीजें हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेटमेंट है और इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन कौन से करेक्ट हैं। और करेक्ट किस रिगार्डिंग है? रिगार्डिंग मैचिंग ऑफ फायर आर्म्स विद कार्ट्रिज, फायर आर्म और कार्ट्रिज की जो मैचिंग होती है उस पर आपको देखकर बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। यहाँ पर स्टेटमेंट ए में कह रहे हैं पोजीशन साइज एंड जनरल शेप जो होता है फायरिंग पिन का एंड ब्रीच फेस मार्क्स जो होते हैं कार्ट्रिज पे, ये क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो क्या ये बात सही है? ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि फायर आर्म्स जो होते हैं डिफरेंट मेक एंड डिफरेंट मॉडल के सेम मेक इम्प्रिंट करते हैं। तो क्या ये भी बात सही है कि नहीं, देख लेते हैं, पहले सारे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर सही और गलत देख लेंगे। फिर सी में कह रहा है कि कैलिबर नंबर विथ डायरेक्शन ऑफ ग्रूव्स एंड लैंड्स फ्रॉम द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन केस ऑफ फायर्ड बुलेट्स। तो जो फायर्ड बुलेट्स होती हैं उसमें जो कैलिबर है नंबर है विथ है डायरेक्शन ऑफ ग्रूव्स है, तो ये इंडिविजुअल नहीं होती हैं, ठीक है, ये इंडिविजुअल नहीं होती, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों आप एलिमिनेट कर दो। डी में कह रहा है क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स कैन नॉट इंडिकेट द नेचर एंड पॉसिबल मेक ऑफ फायर आर्म। तो ये बात भी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो क्लास कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो नेचर एंड पॉसिबल मेक बता सकती हैं, तो डी भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 भी हो गया आपका एलिमिनेट। अब बचे सिर्फ दो, ए एंड बी, तो यही आपके करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये स्ट्रैटेजी लगाकर भी आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर जो ए में बोला गया है पोजीशन साइज जनरल शेप जो होता है फायरिंग पिन का, और जो ब्रीच फेस मार्क्स होते हैं कार्ट्रिज के ऊपर, ये क्लास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो बिल्कुल ये क्लास कैरेक्टरिस्टिक ही होते हैं। बी में कह रहा है फायर आर्म्स जो होते हैं डिफरेंट मेक्स के एंड ऑफ डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेम मेक इम्प्रिंट डिफरेंट करते डिफरेंट क्लास कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बात आपकी सही है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अच्छा उससे पहले एक चीज समझिए, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। मान के चलिए एक क्लास है, एक सेकेंड, होल्ड ऑन। मान के चलिए एक क्लास है, इस क्लास में काफी सारे बच्चे हैं, बच्चों के मैं नाम डाल देती हूँ, ठीक है, ए बी सी डी
EFGH, ये इतने सारे बच्चे हैं। हम बात कर रहे हैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि एक क्लास के अंदर ये इतने सारे बच्चे हैं, ABCDEFGH। अब ये एक क्लास में पढ़ते हैं, एक ही यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, एक ही इनका जो स्टैंडर्ड है, यानी कि अगर फर्स्ट क्लास है, मान के चलिए फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं तो एक ही फर्स्ट क्लास है ना। इसी तरह से मान के चलिए एक दूसरी क्लास है, यहाँ पर कुछ बच्चे हैं ZYXWV, ये बच्चे हैं, ये सेकेंड क्लास के बच्चे हैं। तो इनका एज ऑलमोस्ट सेम हो सकती है, इनकी भी आपस में एज ऑलमोस्ट एक हो सकती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो स्टैंडर्ड है ये फर्स्ट क्लास के हैं, ये सारे सेकेंड क्लास के। यहाँ पर एक क्लास, ये एक क्लास के हैं, इनकी एक क्लास कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ये दूसरे क्लास के हैं, इनकी दूसरी क्लास कैरेक्टरिस्टिक हो गई। यानी कि एक जैसे दिखने वाले, एक ही कैटेगरी में फॉल करने वाले, जिनकी कुछ बेसिक चीजें सेम होती हैं, जो ऑलमोस्ट एक बड़ी मतलब कह सकते हैं कि एक काफी सारे लोगों में आपको सिमिलर देखने को मिलती है, उसको उसको हम बोलते हैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर हो सकता है कि फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं तो ये सब पेंसिल यूज करते होंगे, ये बड़े हो गए हैं, इनको मान के चलिए ये जो सेकेंड वाली क्लास है ना, ये सेकेंड क्लास ना हो करके ये आपकी सिक्स क्लास के बच्चे हैं, ये सब पेन यूज करते हैं, ये पेन यूज करते हैं, ये पेंसिल यूज करते हैं। तो ये भी क्लास कैरेक्टरिस्टिक हो गया, पेंसिल यूज करना इनका क्लास कैरेक्टरिस्टिक हो गया, पेन यूज करना इनका क्लास कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इतनी चीज हो गई। अब इसके बाद में ये एक पर्टिकुलर एक क्लास की अगर हम बात करें, यानी कि आप सिक्स क्लास के बच्चों को हटा दो, अभी हम सिर्फ एक क्लास की बात कर रहे हैं, एक क्लास की क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखनी है। तो यहाँ पर बच्चे थे हमारे पास ABCDEFGH, ये सारे बच्चे थे जो कि फर्स्ट क्लास के बच्चे थे, जो कि इनकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक थी। ये पेन यूज करते थे, जो कि इनकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक है। ये सेम ड्रेस पहनते हैं, ये भी इनकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक है। ये सारे ऑलमोस्ट एक ही एज के आसपास के हैं, ये भी इनकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद ये जो है अलग अलग घर से आते हैं। अब उनका इंडिविजुअल घर कहाँ पे है, वो उनकी इंडिविजुअल हो गई। जो पेंसिल से लिख रहे हैं, वो लिखने में जो इनकी राइटिंग बन के आ रही है, उसमें जो पर्टिकुलर लेटर्स लिख रहे हैं वो सब में डिफरेंस आ रहा है, ये इनकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सेम ड्रेस तो पहन रहे हैं, बस उसको कैरी कैसे कर रहे हैं, किस तरह से पहन रहे हैं, क्या है, वो उनका इंडिविजुअल हो गया। यानी कि जब हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कुछ ऐसी यूनिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ उसी में देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक। और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो काफी सारे लोगों में सिमिलर देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपको क्लास और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ चुका होगा अब तक। ठीक है, अब यहाँ पर यही सारी चीजें स्लाइड में लिखी हुई हैं। यहाँ पर जब भी फोरेंसिक की हम बात करते हैं तो फोरेंसिक साइंस में आपको क्लास कैरेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक दोनों में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पर जो फायरिंग पिन इम्प्रेशन एंड जो ब्रीच फेस मार्क्स हैं, ये क्लास कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्योंकि ये सारे ही फायर आर्म्स में देखने को मिलेंगे। ये जो फीचर्स होते हैं कॉमन होते हैं पर्टिकुलर टाइप और मेक ऑफ फायर आर्म। फायरिंग पिन का इम्प्रेशन और ब्रीच फेस मार्क का इम्प्रेशन सब में देखने को मिलेगा, वो बात सही है। बट वो जो इम्प्रेशन मिल रहा है, उस इम्प्रेशन का जो पोजीशनिंग है, वो किस जगह पे है, किस तरह से बना हुआ है, क्या शेप है, क्या साइज है, कितना डिप्रेशन है, जब हम ये सारी चीजों की बात करेंगे तब ये हो जाएंगी इसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो होती है हेल्प करती है क्लासिफाई द फायर आर्म, but they do not provide unique identification like individual characteristic, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए हमको और डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, तब हमको उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी। डिफरेंट मेक एंड मॉडल्स जो होते हैं फायर आर्म्स के, जनरली डिफरेंट क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करते हैं, और ये इंक्लूड करता है फायरिंग पिन इम्प्रेशंस,
ब्रीच फेस मार्क और जितने भी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिटवीन ब्रांड्स, ये जो है आपके डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जो कैलिबर होता है, नंबर होता है, विड्थ है, डायरेक्शन ऑफ ग्रूव्स एंड लैंड्स है, ये क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये जो फीचर्स होते हैं हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि जो फायर आर्म यूज हुआ है वो किस तरह का है, उसमें राइफलिंग किस तरह की है, ये सारी चीजें। एंड जो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये इंडिकेट करती हैं नेचर एंड पॉसिबल मेक ऑफ द फायर आर्म, फॉर इंस्टेंस द साइज एंड शेप ऑफ फायरिंग पिन इम्प्रेशन, और ब्रीच फेस मार्क्स जो कि सजेस्ट करते हैं कि टाइप ऑफ फायर आर्म क्या है। तो जब हम बात करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर फायर आर्म है उसको फाइंड आउट करना है तो वो इंडिविजुअल हो जाएगा, बट किस तरह का फायर आर्म है, कौन से टाइप का फायर आर्म है, वो आपकी क्लास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको क्लास और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी, और ये जो हमने फायर आर्म का पढ़ा ये भी आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहे हैं बैकवर्ड फ्रेगमेंटेशन ऑफ ग्लास वाज रिपोर्टेड बाय। तो जो ग्लास का बैकवर्ड फ्रेगमेंटेशन है इसको किसने रिपोर्ट करा था फर्स्ट टाइम, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर 2 नेल्सन एंड रेवेल 1967 के। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग को अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आते हैं तो इनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। अब ये इस तरह के क्वेश्चंस कहाँ से वो क्या पूछ ले वो आपको नहीं पता, बट जो आपको पता है आप अपनी उतनी प्रिपरेशन करके जाओ, जो नहीं पता है वो आप रैंडम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है तो आप कुछ भी उसमें आंसर कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के आंसर्स पता होना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन अगर हम बात करें तो फोरेंसिक साइंस में जो ग्लास एविडेंस की एनालिसिस होती है, तो यहाँ पर बैक फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान के चलिए ये एक ग्लास है, इसमें जो इम्पैक्ट हुआ है वो फ्रंट साइड से हुआ है, यानी कि यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है, बट जो ग्लास में फ्रैक्चर हुआ है वो बैक साइड से हुआ है, तो ये आपका बैकवर्ड फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो यही चीज यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। एंड ये जो फिनोमेना होता है यूजफुल होता है इन क्राइम्स इन इन्वेस्टिगेशन एज ए डायरेक्शन ऑफ फ्रैक्चर, हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि किस पर्टिकुलर डायरेक्शन से या कितने फोर्स से इम्पैक्ट हुआ था। अब नेल्सन एंड रेवल ने 1967 में, जो कि रिसर्चर्स थे, उन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट करा था कंसेप्ट ऑफ बैकवर्ड फ्रेगमेंटेशन। इनका जो वर्क था इन्वॉल्व करता है स्टडिंग द पैटर्न्स क्रिएटेड when glass is struck by a projectile or object of how these patterns यूज करे जाएंगे डिटरमाइन करने में पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। तो ये इतना जरूरी नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि नेल्सन एंड रेवल ने बैकवर्ड फ्रेगमेंटेशन के लिए सबसे पहले बताया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस में से एक था जहां पर पूछा गया था जो रिगर मोर्टिस है ये आपकी बॉडी में किस ऑर्डर में बनना स्टार्ट होती है, तो ये भी आपको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ था, पूरा सीक्वेंस भी बताया था इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आईलेट्स होती हैं इसमें आपका जो रिगर मोर्टिस होती है ये स्टार्ट होती है। आईलेट्स के बाद में आपका जो लोअर लिम्स होते हैं इसमें आपका देखने को मिलेगा, लोअर लिम्ब के बाद में आपके लोअर जॉ आएगा, और लोअर जॉ के बाद में, नहीं सॉरी एक सेकेंड, लोअर लिम्ब, और लोअर लिम्ब के बाद में आपका चेस्ट आएगा। चेस्ट आने के बाद में लास्ट में आपका आ जाता है लोअर जॉ। तो आपका जो सीक्वेंस होगा वो DABC ऑप्शन नंबर 2 इस तरह के सीक्वेंस में आपका रहेगा। अब ये पूरा टाइमिंग के साथ में आपका यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है कि किस टाइम में क्या इवेंट होगा और क्या अपीयरेंस होगी, मतलब किस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहे हैं वही मैचिंग वाला है आपका। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वही मैच करना है, तो सबसे पहले लिस्ट 1 को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, वो आपका फेराडिक करंट होता है। ऑप्शन ए की पेयरिंग हो गई 4 से
बी में कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग सेपरेशन। सेपरेशन के टाइम पर जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करेगी वो हो जाएगी गैल्वेनिक सेल। इसके बाद में एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेंटेन करता है कांस्टेंट करंट इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो ये आपका होता है एम्पीरोस्टैट। और वोल्टामेट्री जो होता है विद द ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, ये आपका कहलाता है, ये आपका पोलरोग्राफी। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है A4 B3 C2 एंड D1। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि आपको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी सेल है, सिंपल सा है, आपको इतना तो समझ में आना होगा कि सेल है यानी कि कोई एनर्जी क्रिएट हो रही होगी, तो बी की पेयरिंग 3 से आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो आप दो ऑप्शंस को बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। अब उसके बाद में दो का और देखना है, सी और डी। तो अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो आप दोनों में से आंसर तक डेफिनेटली बहुत आराम से पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पोलरोग्राफी जो है, द कोर कंपोनेंट जो होता है पोलरोग्राफी का इज द ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्ट में हम डीएमई बोलते हैं। और जो अदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको भी हम यूज कर सकते हैं। और ये फ्रेश सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर ईच मेजरमेंट, जो कि हेल्प करता है रिड्यूस करने में कंटामिनेशन ड्यूरिंग दी एनालिसिस। फिर नेक्स्ट एम्पीरोस्टैट क्या है। एम्पीरोस्टैट एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि आपके जो करंट होता है, जो कांस्टेंट करंट होता है, उसको कंट्रोल करती है, उसको मेंटेन करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम में। उसमें क्या वेरिएशन आ रही है, क्या वोल्टेज में वेरिएशन है, रेजिस्टेंस में क्या वेरिएशन है, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। एंड ये जो है प्राइमरीली यूज करा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल एक्सपेरिमेंट्स में एंड उसकी एनालिसिस में, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स, ये सारी चीजों में एम्पीरोस्टेट को यूज करते हैं। गैल्वेनिक सेल क्या है, इसको हम वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करती है फ्रॉम स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, एंड ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को रिडॉक्स रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पर जो आपकी केमिकल एनर्जी है ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से, थ्रू दी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है वहां पर भी आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो उसके थ्रू ही आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो जनरेट होती है गैल्वेनिक सेल में। फेराडिक करंट की अगर हम बात करें तो ये आपका एक इलेक्ट्रिक करंट होता है जो कि प्रोड्यूस होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस की वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ये भी आपकी मैच दी पेयरिंग ही है। तो यहाँ पर भी आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है और पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक तरफ से। सो इसमें सबसे पहले तो बोला है एनी डॉक्यूमेंट कंप्लीटली रिटन और साइंड बाय वन पर्सन, यानी कि कोई एक डॉक्यूमेंट है जो किसी एक इंडिविजुअल ने ही बनाया है, उसी ने साइन वाइन करा है, तो ये कहलाता है आपका होलोग्राफिक डॉक्यूमेंट, यानी कि जिसने बनाया है उसी ने साइन करा है, उसी ने लिखा हुआ है उसको। बहुत इजी। डी जो डी है वो 3 के साथ जाएगा, तो आपका 1 और 2 आप हटा सकते हो। इसके बाद में सी में कह रहा है एनी डिसकनेक्टेड स्टाइल ऑफ राइटिंग, जहां पर लेटर्स जो होते हैं वो अलग अलग लिखे होते हैं, तो ये आपका हैंड लेटरिंग कहलाता है। यहाँ पर सारे लेटर्स अलग अलग होते हैं, वहां पर उसको बोलेंगे हैंड लेटरिंग। बी में कह रहा है द एक्ट ऑफ इंटरमिटेंटली फोर्सिंग द पेन अगेंस्ट द पेपर विद इंक्रीज्ड प्रेशर, तो ये पेन इम्पेसिस हो जाएगा। जो आपका अचानक से प्रेशर अप्लाई होता है बीच बीच में, तो पेन इम्फेसिस बी की पेयरिंग हो गई 4 से। और ए में कह रहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक डिजाइन ऑफ लेटर्स एंड द राइटिंग मूवमेंट और एज टॉट इन स्कूल्स, तो ये जो है आपका आ जाएगा राइटिंग सिस्टम, जो राइटिंग सिस्टम स्कूल्स में आपका समझाया जाता है उसी तरह से बेसिक वही डिजाइन रहती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 तो चला ही गया, ऑप्शन नंबर 2 यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो मैंने बताया ना वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कह रहा है विच माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू स्टडी थिन सेक्शंस ऑफ सॉइल सैंपल माउंटेड ऑन अ ग्लास स्लाइड। जो ग्लास स्लाइड के ऊपर बहुत ही थिन सेक्शन होते हैं सॉइल सैंपल के,
उसको स्टडी करने के लिए हम इसमें से कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो ये होता है आपका पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप। पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप के जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर आपके डायग्राम में लगे हुए हैं। इसमें यहाँ पर एक कोर्स फोकस होता है जो कि आपकी बहुत थिन सेक्शन जो होता है, बहुत पतला सा जो सेक्शन होता है सॉइल सैंपल का, उसको उसके ऊपर फोकस करने में हेल्प करता है। मेन जो कोर्स फोकस होता है यही मेन पार्ट होता है आपका पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप का। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप होता है इसको स्पेसिफिकली डिजाइन करा गया है जितने भी थिन सेक्शन है किसी भी मटेरियल के, जैसे सॉइल हो गया, रॉक हो गया, मिनरल सैंपल्स हो गए, तो उनको सबको स्टडी करने के लिए स्पेसिफिकली पेट्रोग्राफ माइक्रोस्कोप को डिजाइन करा गया है। और यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन है वो काफी हाई मैग्निफिकेशन तक हम इसको देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक एडिशनल फीचर दिया गया है कोर्स फोकस का। नेक्स्ट जो आपका एकॉस्टिक माइक्रोस्कोप है, इट इज यूज्ड टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम एनालिसिस करते हैं बाय यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। तो साउंड वेव का यूज हो रहा है, इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया एकॉस्टिक माइक्रोस्कोप। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप इस तरह का जो माइक्रोस्कोप होता है ये एग्जामिन करता है हमको सैंपल्स को नीचे की तरफ से। ऑफन फॉर कल्चर्ड सेल्स जो होती है बायोलॉजिकल स्टडीज में, उनके लिए हम इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप एक तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर प्रिसाइज लीनियर मेजरमेंट। अगर हमको बहुत ही प्रिसाइज एक्यूरेट लीनियर मेजरमेंट लेना है यूजुअली लेबोरेटरी सेटिंग्स में, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट को चेक करने के लिए, या फिर मतलब इसको चेक करने के लिए, तो उसके लिए आपका यूज होता है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। यहाँ पर सॉइल या फिर कोई भी मिनरल सेक्शंस का के लिए यूज नहीं होता है। तो ये उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आए होंगे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। अगले जो 10 क्वेश्चंस हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी ये सारी जो पीडीएफ्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी, वेबसाइट पर भी जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम, वेबसाइट और फेसबुक, इंस्टा पर भी अवेलेबल है, तो यहाँ सब जगह जाकर आप लोग एक बार विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर जरूर से विजिट करेगा क्योंकि यहाँ पर काफी सारा कंटेंट आपके स्टडी पर्पज से अवेलेबल है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, तो वहां पर आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। कॉल नहीं करिएगा प्लीज, रिप्लाई सिर्फ आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगा। अगर रिक्वायरमेंट लगेगी तो मैं खुद कॉल बैक कर लूंगी, बट आप लोग कॉल नहीं करिएगा प्लीज, ठीक है। बाकी यहाँ तक कोई कुछ भी दिक्कत लग रही है, कुछ गलत भी लग रहा है ना, तो वो भी आप लोग कमेंट्स में डाल दीजिएगा, मैं वो देख लूंगी। बाकी वीडियो को अभी करते हैं एंड। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक जरूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।